पुलिस कोई बलि का बकरा तलाश रही है। असली तस्वीर आपको दिखाएंगे, कांप जाएंगे, आप सन्न रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये पुलिस क्या कर सकती है। इसे सहजानंद प्रसाद सिंह की भूमिका को पाक साफ नहीं करार दिया जा सकता। हम फिर कहेंगे प्रशासन से, पुलिस से कि सहजानंद प्रसाद सिंह की भी जाँच की जाए, उसकी जाति नहीं देखी जाएगी। अगर दरिंदों को सजा नहीं मिली तो फिर आपके घर की लड़की की भी जाति नहीं देखी जाएगी। पुलिस जो है वो एक फॉल्स कहानी गढ़ रही है और एक कहानी जो है प्लांट कर दिया जा सके। जो ये कहती है नीतीश कुमार की पुलिस कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, वो क्या कर सकती है, वो किस हद तक बेगुनाह लोगों को फंसा सकती है, वो किस हद तक जाकर किसी बड़े कांड को रफा दफा कर सकती है, मिट्टी में मिला सकती है, वो किस हद तक हत्यारों को बचा सकती है, ये हम आपको आज बताएंगे। कुछ पूछताछ हुई नहीं भैया, खबर कौन प्लांट करा रहा है तमाम अखबारों में, उस थानेदार को कोई आंच नहीं, कोई उंगली नहीं उठी। वो थानेदार अपनी जगह पर था, जिसने अपने निजी चालक को भेजा था कि हॉस्टल से डीवीआर ले। तो लड़की आज अगर जहानाबाद के किसी परिवार की है तो कल आपके घर की भी। किस तरीके से इस केस में बड़े लोग शामिल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या वाकई बीजेपी के विधायक का नाम इसमें है? नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बार फिर से हम पटना के बहुचर्चित नीट छात्रा कांड में नए तथ्यों को, नई जानकारियों को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमने इससे पहले वीडियो बनाया था और ये बताया था किस तरीके से जो है जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से धमकी दी जा रही है, किस तरीके से लोगों का एक वर्ग है, समूह है, ग्रुप है जो इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। हमने बताया था कि आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आईएमए के बिहार के मुख्य संरक्षक चीफ पैट्रॉन सहजानंद प्रसाद सिंह क्या कर रहे हैं, और उनके गुर्गों की एक टीम है, 5-10 लोग हैं, वो ज़्यादा है नहीं, और वो जो है किस तरीके का जो है प्रचार अभियान, कुप्रचार अभियान छेड़ रखा है। क्योंकि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक जाए, सहजानंद प्रसाद सिंह का जो रोल है वो छुप जाए। हम ये नहीं कह रहे कि सहजानंद प्रसाद सिंह इस केस में दोषी हैं, लेकिन आपने जो किया है वो नियम विरुद्ध काम किया है, गैर कानूनी किया है। हम सहजानंद प्रसाद सिंह पर ज़्यादा चर्चा करना चाहते नहीं। हमारा मकसद है इंसाफ दिलाना, और इंसाफ दिलाना इसलिए कि जो लोग, कुछ लोगों को देख रहा हूँ मैं कि वो जाति पाति पर जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर उन्होंने जो है अपना मुहिम छेड़ना शुरू कर दिया। भाई, इसलिए इस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो किसी खास जाति की थी, और आपकी जाति की लड़कियां जो महफूज रहेंगी, आपके घर की लड़कियां महफूज रहेंगी। थोड़ा शर्म कर लो भाई साहब, जात पात करने वाले लोग, थोड़ा शर्म कर लो। इस लड़की के साथ कोई कांड इसलिए नहीं हुआ किसी खास जाति से है। इसकी आँच जो है आपके घर तक पहुँचे, उससे पहले सतर्क हो जाइए। और इसलिए हम अपना सब कुछ स्टेक पर, दांव पे लगाकर भी, जब कोई नहीं बोल रहा है, आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से बिके हुए और किस तरीके से जो है मैनेज हैं, तब हम आपके सामने सच रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको आज इस छात्रा के कांड में जो कुछ हो रहा है वो सनसनीखेज बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। चर्चा ये हो रही है, आरोप ये लग रहा है, और विपक्षी पार्टियों के लोग लगा रहे हैं कि इसमें बीजेपी के एक विधायक का नाम सामने आ रहा है। क्या हम सरकार से और पुलिस से पूछना चाहते हैं, क्या वाकई बीजेपी के विधायक का नाम इसमें है? पप्पू यादव ने कहा कि एक नेता या बड़े मंत्री पुत्र का इसमें रोल है, और बकायदा वो रैकेट चला रहे थे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई जो है कैसे किसी मंत्री पुत्र या बड़े नेता के पुत्र का इसमें रोल है? क्यों नहीं बिहार की एसआईटी जो है अब तक, जब छात्रा की मौत 11 तारीख को हुई और आज 22 तारीख है, यानी 13 दिन बीत चुका है, 13 दिन में कोई खुलासा कर पाई है? एसआईटी जो कर रही है उसको लेकर, ये जो जांच कर रही है उसको लेकर ऐसे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमें पूरी आशंका हमारे मन में है कि इस मामले में पुलिस कोई बलि का बकरा तलाश रही, ताकि कोई अपना एंगल जो है वो उसको प्रूव किया जा सके, सही ठहराया जा सके, और एक कहानी जो है प्लांट कर दिया जा सके। और बिहार में, पटना में बहुचर्चित मामलों में ऐसा हुआ है जब पुलिस ने पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा करके बड़े मामले को रफा दफा कर दिया। आज के एपिसोड को, आज के हमारी प्रस्तुति को गौर से देखिएगा, हम आपको समझाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, आप सन्न रह जाएंगे कि बिहार की ये पुलिस जो ये कहती है नीतीश कुमार की पुलिस कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, वो क्या कर सकती है, वो किस हद तक नीचे उतर सकती है, वो किस हद तक बेगुनाह लोगों को फंसा सकती है, वो किस हद तक जाकर किसी बड़े कांड को रफा दफा कर सकती है, मिट्टी में मिला सकती है, वो किस हद तक हत्यारों को बचा सकती है। ये हम आपको आज बताएंगे, और ये प्रूफ के साथ बताएंगे। उस मामले से इस मामले को जोड़ेंगे
क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि पहले दिन से पुलिस गलत बयानी कर रही है। और हमें याद आ रहा है बहुचर्चित मामला हमने खंगाला, तो उस मामले में पहले दिन से पुलिस गलत बयानी कर रही थी और उसका अंजाम यह हुआ कि उस मामले को पूरी तरीके से रफा दफा कर दिया गया। उस मामले के जो कल्प्रिट थे वो आराम से घूमते, आज तक घूम रहे हैं। कोई नहीं जानता है कि जो घटना हुई उसका गुनहगार कौन था। तो इस कांड में भी क्या वही हो रहा है? और संदेह इसलिए पैदा हो रहा है कि जो कुछ तथ्य सामने आ रहा है वो तथ्य चौंकाने वाला है। जिस तरीके की खबरें प्लांट कराई जा रही है, वो खबरें जो है वो बता रही है कि पुलिस कोई नई तैयारी कर रही है कि अपना एंगल प्रूफ किया जा सके। पुलिस नई तैयारी क्यों कर रही है भाई? क्योंकि ये जो दोनों शख्स हैं, और खासकर ये जो अभिनव कुमार है, जो पटना के सदर एसडीपीओ है, पहले दिन से इन्होंने लड़की का चरित्र हनन करना शुरू किया। पहले दिन से इन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो है वो लड़की जो है वो स्वाभाविक मौत मरी है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। इनकी सारी जो पोल पट्टी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गई। अभी तक इनको एसआईटी में शामिल करके रखा गया है। न्याय मिलेगा क्या? कार्तिकेय शर्मा ये एसएसपी है पटना के, इनका बयान ठीक वही था जो 11 तारीख को इन्होंने बयान दिया, 13 तारीख को इन्होंने बयान दिया। इस मामले की सही जांच के लिए लोगों ने आंदोलन किया, तो कार्तिकेय शर्मा जी एसएसपी हैं, इन्होंने बड़े दावे के साथ ये बताया कि हमने आंदोलन करने वालों पर एफआईआर कर दिया है। तो भैया हम आज रहस्य आपका खुलासा करेंगे। हम आपको आज बताएंगे कि पुलिस क्या कर रही है, स्टोरी कैसे प्लांट कर रही है, कैसे प्लांट करवाने की कोशिश की जा रही है, हम आपको बताएंगे। दरअसल हमारे पास जो है अखबार हैं हमारे पास, और हमने अखबारों को पढ़ा, और अखबारों को जब पढ़ा तो इसमें कहानी ये आई कि पुलिस की टीम जो है वो एसआईटी जो है जो जांच कर रही है, वो एसआईटी जहानाबाद में जांच कर रही है। चूंकि पटना के हॉस्टल में उसको कोई सुराग नहीं मिला, और एसआईटी की जांच में जो आ रहा है कि जहानाबाद से खरीदी गई थी नींद की दवा, दुकान तक पहुंच गई टीम। इस खबर में ये लिखा जा रहा है कि 27 दिसंबर को उस दुकान से 350 रुपया डिजिटल पेमेंट करके नींद की गोली खरीदी गई। 6 जो स्ट्रिप जो है 6 पत्ता दवा खरीदी गई थी। एक अखबार ने नहीं लिखा, नीट उसने लिखा 6 पत्ता, एक अखबार ने लिखा। दूसरे अखबार ने लिखा नीट छात्रा ने जहानाबाद की दुकान से 26 दिसंबर को खरीदी थी एंटी डिप्रेशन की गोली। चौथी बार एसआईटी पहुंची जहानाबाद, और जहानाबाद में दुकानदार से पूछताछ किया। ये खबरें पुलिस प्लांट करा रही है। अब हकीकत आपको दिखाते हैं। हकीकत, अब उस दुकानदार का बयान सुनिए, जिस दुकानदार के यहाँ पुलिस पहुंची थी, और सुनिए कि दुकानदार क्या कह रहा है, हकीकत क्या है। पहले दुकानदार का बयान सुनिए और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। कुछ लोग आए थे सर, जिन्हें हम बढ़िया से पहचान नहीं पाए आए। उन्होंने हमको कहा कि सर मुझे आपका कैमरा चेक करना है। हमने कहा कि आइए सर चेक कीजिए। उन्होंने चेक किया तो कैमरा का जो हार्ड डिस्क था ना फुल मिला, तो उन्होंने हमें सलाह दिया कि इसको आप कृपया बना करके बढ़िया से अपडेट रखिए। बस इतना ही बात तो हुई सर। फिर आगे भी उन्होंने कहा कि क्या कहा कि आगे भी पूछताछ? नहीं, आगे कहें कि अगर मान लिया कि ज़रूरत पड़े तो क्या आप हमें सहयोग करेंगे? हम कहे सर क्यों नहीं, एज ए जुनून पर्सन मैं बिल्कुल सहयोग करूँ, मैं भी सामाजिक नागरिक हूँ सर। कि आप किस मामले में पूछताछ की कुछ जानकारी दी? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, खाली वो कैमरे पे फोकस या कैमरा देखी ना, उसके बाद ये सब बातें हुई। कुछ दवा ववा के विषय में भी बात किए होंगे? नहीं सर, दवा तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। कैमरे की क्या स्थिति थी आपके? कैमरा स्थिति था सर कि करंट दिखा रहा था सिर्फ फिगर हमको भी पता, हमको ना चलाने नहीं आता। तो क्या हार्ड डिस्क फुल था क्या? हाँ, तो उन्होंने चेक किया था, हार्ड डिस्क फुल था। तो बच्चे लोग थे, बुलाए घर से, तो बच्चे लोग कहेंगे हार्ड डिस्क फुल है। और रियल में सर हम मैकेनिकल को बनाने के लिए कहे हुए हैं। वो कहें कि फुर्सत मिलेगा तो भैया मैं आकर बना दूंगा। बस इतना ही तो है सर। तो आपने सुना कि दुकानदार ये कह रहे हैं कि पुलिस टीम हमारे यहाँ आई, उसने कहा कि सीसीटीवी आपका फुटेज हम देखना चाहते हैं। हमने कहा कि भैया देख लीजिए। मालूम चला कि उनके सीसीटीवी का जो हार्ड डिस्क था वो महीनों पहले भर चुका था, और केवल वो पिक्चर लाइव पिक्चर्स देख पा रहे थे। हार्ड डिस्क में कुछ मिला नहीं। पुलिस उन्हें यह कह के चली गई कि अपने हार्ड डिस्क को ठीक करवा लीजिए ताकि आप रिकॉर्ड हो सके। कोई पूछताछ इसके अलावा पुलिस से नहीं की। ये अखबारों में खबर प्लांट कराई जा रही है कि वहाँ से दवा नहीं, किसी अखबार में 6 पत्ता खरीदी गई दवा, किसी में 3 पत्ता खरीदी गई दवा।
कहाँ से आ रही खबर भाई? ये स्टोरी जब प्लांट कराई जाने लगी तो हमें समझ में आया कि खेल गड़बड़ है। तो भाई साहब, हम एक बात कह रहे हैं बड़े आराम से बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को, कि आप जितनी गड़बड़ी करने की कोशिश कर लीजिए, हम इसका खबर के सच को जो है हम तलाशने में अपना जी जान लगा देंगे। हम पुलिस नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन हमारी जितनी ताकत, हम पत्रकार हैं, हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत से हम सच को सामने लाने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है जिसमें महिला उस लड़की को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, इसमें हेराफेरी हुई है, क्योंकि इसी अस्पताल की डॉक्टर ने बकायदा वीडियो बनाकर पटना पुलिस को दिया था कि उस लड़की के शरीर पर कोई जख्म का निशान नहीं है, जबरदस्ती का कोई निशान नहीं है, और इसी अस्पताल के डॉक्टर ने दिया था, जिस बयान को पटना पुलिस के एएसपी, उस डॉक्टर, यही के डॉक्टर्स के, पटना पुलिस के एएसपी, पटना पुलिस के एसएसपी ने मीडिया के सामने दोहराया। और हम आपको बताते हैं कि जब राज्य सरकार के, हमारे पास जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि 12 तारीख को जब इस मामले पर 12 जनवरी को हंगामा हुआ था और यहाँ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम ने जब पटना पुलिस से रिपोर्ट मांगी कि भाई क्या हो रहा है, तो इसी अस्पताल के डॉक्टर का बयान भेजा गया था, रिकॉर्डेड बयान सम्राट चौधरी के पास, कि नहीं, ये देखिए डॉक्टर कह रहे कि उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उस लड़की के शरीर पर तमाम मारपीट के, संघर्ष के निशान थे, जबरदस्ती के निशान थे, प्राइवेट पार्ट्स पर निशान थे। तो हम इस अस्पताल को पूजा करें, इस अस्पताल पर सवाल ना उठाएं, सर्टिफिकेट बांट दें। दरअसल हमें दुख तब होता है कि डॉक्टर प्रभात के नाम पर यह मेमोरियल अस्पताल है। डॉक्टर प्रभात बिहार के सबसे बड़े हार्ट के डॉक्टर हुआ करते थे, बेचारे कोरोना काल में गुजर गए, लेकिन उनकी स्मृति में अस्पताल है, उनके परिजनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। चूँकि डॉक्टर प्रभात खुद अपने लिए अस्पताल बनवा रहे थे और उसी बीच उनका निधन हो गया, तो इस अस्पताल को किराए पर दे दिया गया है। तो डॉक्टर प्रभात का जब हम नाम लेते हैं तो मुझे याद आता है कि मैंने कम से कम 2-3 दर्जन ऐसे मरीजों के बारे में उनके पास सिफारिश की, कि गरीब आदमी है, कुछ पैसा कम कर दीजिए। तो डॉक्टर प्रभात ने कोई एक मौका नहीं आया था जब उस गरीब की जो फ़ी होती थी या फिर जो ऑपरेशन का कॉस्ट होता था, खर्च होता था, उसमें कमी न की गई हो। डॉक्टर प्रभात ने हर बार ऐसा किया। तो हम आज उनके नाम पर बने अस्पताल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें खेद है, लेकिन क्या करें, जो सच है वो सच हम दिखाएंगे। हम दिखाएंगे किस तरीके से इस केस में बड़े लोग शामिल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी टीम लगी है इस मामले में की जांच पड़ताल करने में, जो हमसे बन पड़ सकता है वो कर रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं, जिस दवा दुकानदार के बारे में कहा जा रहा है कि वहां से उनसे पूछताछ की गई, वहां से गोली खरीदी गई, कुछ पूछताछ हुई नहीं। भैया खबर कौन प्लांट करा रहा है तमाम अखबारों में? पुलिस करा रही है। और अब जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं उस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा। जब गौर से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि बिहार की पुलिस क्या कर सकती है। एक वाकया मुझे याद आता है कि एक बार बिहार सरकार के एक डीजीपी थे, तो मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। मैंने कहा कि क्राइम यहाँ पर बहुत बढ़ गया है, आप इनकाउंटर क्यों नहीं करवाते? आप इनकाउंटर करवाइए तो शायद अपराध कमे। तो उन्होंने कहा कि इनकाउंटर किसका कराए? मैंने कहा कि जो बड़े अपराधी हैं, जो वांटेड क्रिमिनल हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनका इनकाउंटर करवाइए। उन्होंने बोला कि बड़ा अपराधी कौन है? हमने कहा जिस पर 2 दर्जन 3 दर्जन केस हो, इस तरह के अपराधियों को पकड़िए। डीजीपी ने मुझसे कहा कि प्रबोध जी, अगर 2 दर्जन और 3 दर्जन केस वाले अपराधी जो है वो कुख्यात अपराधी, उनका इनकाउंटर करा देना चाहिए, तो बिहार किसी थाना में बैठा थानेदार 1 दिन के अंदर आपको कुख्यात अपराधी बना देगा, आपके ऊपर 2-3 दर्जन केस कर देगा और अगले दिन आपका इनकाउंटर करेगा, आप कुख्यात अपराधी बन जाएंगे। पुलिस की ये ताकत होती है। और समझिए पुलिस क्या कर सकती है। एक हम आज से करीब 5 साल पहले का घटना आपको हम आज घटना और उस घटना के हश्र, उस घटना की जांच और उस घटना की हकीकत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। नीट छात्रा कांड में उसी तरीके की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको हम पुरानी घटना की ओर ले चलते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। हम आपको कह रहे हैं बड़े गौर से सुनिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार ये कहती है कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, उसको बड़े गौर से सुनिएगा, देखिएगा भी और सुनिएगा भी। देखिए, ये जो व्यक्ति आपके हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर तस्वीर में जो दिख रहे हैं, ये इनका नाम था
रुपेश सिंह, ये इंडिगो एयरलाइंस के यहाँ स्टेशन मैनेजर थे, पटना के मैनेजर थे, बहुचर्चित लोग थे पटना के, बड़े बड़े राजनेताओं से संबंध, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, मेरे से भी बहुत व्यक्तिगत संबंध थे। 12 जनवरी 2021 की बात है। रुपेश यहाँ पटना के एकदम VIP इलाके में, शास्त्री नगर थाना के पुनाई चक में, जहाँ से शायद 500-700 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का घर हो, वहाँ पर रुपेश का फ्लैट था। लौट रहे थे शाम में, ताबड़तोड़ गोलियां चली और अपने घर के ठीक नीचे, अपने अपार्टमेंट के ठीक नीचे रुपेश कुमार की हत्या कर दी गई। पूरा बिहार, पूरा पटना झल उठा। ढेर सारे लोगों के मन में आशंका हुई कि सरेआम इस तरीके से जब रुपेश जैसे लोगों की हत्या की जा सकती है तो फिर आम लोगों का क्या होगा। और उस समय पुलिस ने एक SIT बनाई। ये वो SIT है, आप देख सकते हैं। ये सब उसमें कोरोना काल था, इसलिए सब लोग मास्क से मुंह ढके हैं। ये SIT बनाई। इस SIT ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया अलग अलग जगहों से पटना से, और कहा कि ये 5 लोगों ने ही मिलकर इनकी हत्या की है, रुपेश सिंह की। क्यों हत्या की? क्योंकि रोड रेज जो है का एक विवाद था कि गाड़ी, रोड रेज मतलब सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं, दूसरी गाड़ी वाली से आपका कुछ विवाद हो जाए, तो रोड रेज का मामला था और इसलिए 5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। हमने उस समय खबर चलाई कि हम उस समय भी जो अभियुक्त बनाए गए थे उनके घर पे गए। हमने कहा कि कोई तार नहीं मिल रहा है, कहीं कोई मामला नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हम एक अभियुक्त घर पे गए थे जिसके पिता को मारा गया था और मार मार के उनके पैर को, उनके तलवे पर इतना लाठी मारा गया था कि उनका पैर जो है इतना फूल के हो चुका था और खून बह रहा था। उसकी वाइफ को कहा गया था कि तुमको नंगा करके पीटेंगे अगर तुम्हारे हस्बैंड ने यह स्वीकार नहीं किया मीडिया के सामने कि हाँ हमने मर्डर किया था। तो जब लाया गया मीडिया के सामने उस आदमी को, तो उसने कहा कि, उसने ये नहीं कहा कि हमने मर्डर किया, उस आदमी को ज़बरदस्ती करवाया गया। तो उसने कहा कि जो ये कह रहे हैं सब सही है, मैंने पुलिस जो कह रही है कि हमने मर्डर किया है ये सही है। जानते हैं क्या हुआ? अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। ये फैसला 2024 में आया पटना के ट्रायल कोर्ट में, रुपेश सिंह हत्याकांड में। ये नंदेश्वर सिंह उनके भाई, रुपेश के भाई थे, उन्होंने FIR दर्ज कराया था। ये 6 अगस्त 2024 को ये फैसला आया। भाई साहब, फैसले में क्या आया? देखिए, अमूमन होता है हत्या के मामले में ना कि ट्रायल कोर्ट कम सबूत रहने पर भी निचली अदालत जो होती है वो लोगों को सजा सुना देती है, आरोपियों को। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, वहाँ गहन जांच पड़ताल होती है, उसको न्यायिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है और फिर उसके बाद आप देखें कि रिहाई होती है कई मामलों में। 44 पेज का हमने जजमेंट पढ़ा इसमें, 44 पेज का जजमेंट। मतलब आप हैरान हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो अभियुक्त बनाए गए उनका कोई तारतम्य, कहीं कोई मेल है ही नहीं, मतलब घटना से कहीं कोई प्रत्यक्षदर्शी है ही नहीं इस मामले में। किसी CCTV कैमरे में कोई जो है वो कोई कैद नहीं किया गया कि अभियुक्त वहां पर उस घटना स्थल, छोड़े घटना के स्थल के इर्द गिर्द भी मंडरा रहे थे। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को, या हम आप देखेंगे इसमें अभियुक्त ऋतुराज, इसके पास से कहा कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद किया गया है। गोली चली थी कंट्री मेड पिस्टल से। पुलिस ने कहा कि ये सौरभ कुमार के पास से एक हमने पिस्टल बरामद किया है, उस पिस्टल से भी गोली चली थी। पता चला जांच में कि वो पिस्टल फिट फॉर फायर है ही नहीं। पुलिस ने कहा, जिस पुलिस ने सीजर बनाया इस ऋतुराज कुमार के नाम से, कि इसके पास से जो गन बरामद, जो पिस्टल बरामद हुई, वो पिस्टल जो है वो उसका लंबाई चौड़ाई नापा कुछ और जांच में जो FSL में भेजा उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और थी। पुलिस ने कोर्ट में कोई हथियार पेश नहीं किया जो मर्डर में यूज किया गया था। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कहीं कोई फुटेज नहीं। पुलिस ने हथियार जब्त किया, यह भी कहीं कोई गवाह नहीं। कोर्ट ने न सिर्फ हत्या के मामले में, हम मामले से, बल्कि जब हत्या आप करते हैं और जब कह रहे हैं कि आप इन लोगों के पास हथियार बरामद हुआ तो आर्म्स एक्ट का मामला ही बनता है, आर्म्स एक्ट के मामले को भी रद्द कर खारिज कर दिया। 3.5 साल बाद घटना के रुपेश मर्डर केस में सारे जो आरोपी हैं वो कोर्ट से बरी हो गए।
पुलिस का पूरी जो कहानी थी वो मनगढ़ंत थी। 44 पन्ने का हमने पूरा पढ़ा, पूरी मनगढ़ंत कहानी करके। उस समय भी एसआईटी का गठन किया गया था। जानते क्या हुआ था? जब पुलिस ने ये केस का जब ये मीडिया के सामने जब कहा कि हमने पकड़ लिया है, सरकार ने उस पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। और पूरी फर्जी कहानी जो ट्रायल कोर्ट में पूरी तरीके से फॉल्स और फैब्रिकेटेड फर्जी साबित हो गया। ठीक, अभी छूट गए लोग अभियुक्त। अब आप असली मामला समझिए। रुपेश कुमार का मर्डर हुआ, रुपेश सिंह का, ये तो फैक्ट है भाई। उनकी मौत होगी, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या किसी ने तो किसी ने की। आपने 5 फॉल्स आदमियों को फंसा के जेल भेज दिया, और अब क्या हुआ? 5 आदमी कोर्ट से छूट गए, और जो मर्डरर था वो कहाँ है? वो खुलेआम घूम रहा है। पुलिस की मंशा क्या थी? जो पुलिस फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड जो कहानी गढ़ रही थी, उसकी मंशा क्या थी? मंशा थी हत्यारा बच जाए, और हत्यारा बच गया। इस बहुचर्चित रुपेश सिंह हमसे भी अच्छे संबंध थे, और बिहार के तमाम नेताओं से अच्छे संबंध थे। सत्ताधारी दल के तमाम नेताओं के साथ उनका मधुर संबंध थे। जितने बड़े नेता आप समझ सकते हैं, सारे बड़े नेताओं, विपक्ष के नेता के साथ अच्छे संबंध थे। इतने कद्दावर व्यक्ति का कि हत्या के मामले में इस तरह के फर्जी कहानी गढ़ दी जाए, जो कोर्ट में एक झटके में खारिज कर दी जाए, और किसी पुलिसकर्मी को कुछ नहीं हुआ। उनको तो पुरस्कृत किया गया था, उनको उसका फायदा भी उनके प्रमोशन इस समय मिला होगा, कुछ नहीं हुआ। एक फैब्रिकेटेड कहानी रुपेश सिंह जैसे बहुचर्चित और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ के मर्डर के साथ की जा सकती है, तो आप समझिए कि पुलिस क्या कर सकती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, नीट छात्रा कांड में अगर कुछ ऐसा ही हो जाए तो हैरान मत होइएगा। पीड़ित परिवार चीख चीख के कहता रहेगा कि ये गलत है, पुलिस कहेगी नहीं, जो हमारी थ्योरी है वो सही है। हमने आपको बताया किस तरीके से दवा की थ्योरी गलत साबित हो रही है। चूँकि दवा कहा गया कि 90, कहीं पहले ये बात आई कि 90, ये भी अखबार में खबर छप फैब्रिकेटेड कराई गई थी जब उसकी मौत के बाद, कि 90 गोलियां उसके जो है वो मिली उसके कमरे से। हम कह रहे हैं, हम तो लोगों से कहते हैं कि जाइए ज़रा दुकान में मांगिए, किसी दुकानदार से 2 गोली मांग के देखिए नींद की दवा। तो ये तभी हो सकता है जब आप बड़े प्रभावशाली आदमी हो, दवा का दुकानदार आपका सगा संबंधी हो, खुद आपका दवा का दुकानदार हो। तो 17 साल 4 महीना की नीट छात्रा जो है वो इतनी प्रभावशाली और इतनी सब कुछ तो हो नहीं सकती कि उसको जो है दवा 90 गोली कोई दे दे। अखबारों में खबरें प्लांट कराई जा रही है, एसआईटी के हाथ खाली हैं। एसआईटी दरअसल एसआईटी तब बनी जब घटना जो है, घटना को हुए 6 तारीख से लेकर आप समझिए कि आप 16-17 तारीख तक का मामला समझिए, 11-12 दिन बाद जो है 6 तारीख को लड़की को हॉस्टल में लड़की पाई गई थी। और आप 11 दिन बाद अगर आप एसआईटी बनाते हैं तो, और एसआईटी देखिए, एसआईटी उसके बाद जाके वहाँ से सैंपल लेती है उस रूम से, जिस रूम में जो है आप समझिए कि फिनाइल से उसको धो दिया गया है, हार्पिक से धो दिया गया है, बेड बिस्तर चादर सब बदल दिया गया है। तो हम बार बार सवाल पूछते भाई किस चीज़ का सैंपल लिया? 6 तारीख की घटना को मिली लड़की, 20 तारीख को आप उसका हॉस्टल में ताला मार रहे हैं। आप जो पुलिस ये कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम बार बार मतलब हमको डॉक्टर से बात हो गई है, वो पुलिस अपने, अगर आज ये आप समझिए कि अगर ये बात आज साबित हो जाएगी उसके साथ गलत हुआ तो सवाल किस पर उठेंगे? पटना पुलिस पर। तो इतनी आसानी से पटना पुलिस जो है वो जांच को सही दिशा में ले जाएगी, और वो भी जब जो यहाँ हमने बार बार कहते हैं कि कातिल ही यहाँ मुजरिम है, कातिल ही सिपाही है। जो पटना के एएसपी जिन पर सबसे ज़्यादा संदेह, सबसे ज़्यादा सवाल उठा, उन्हीं को जांच टीम का मेंबर बना दिया गया, एसआईटी का मेंबर बना दिया गया। उस थानेदार ने अपने थानेदार का पूरा, आप देखेंगे पूरा थानेदार का जो मतलब जो पूरा आप एक समझ से कार्यकलाप क्रियाकलाप रहा उनका जो है 6 तारीख से लेकर जब तक एसआईटी बनी तब तक, वो पूरा का पूरा ये बताता है कि थानेदार ने क्या सब किया, क्या सब कांड किया। उस थानेदार पर कोई आँच नहीं, कोई उंगली नहीं उठी। वो थानेदार अपनी जगह पर कायम है।
जिसने जिसने अपने निजी चालक को भेजा था कि हॉस्टल से डीवीआर ले आओ, जिसने 3 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं किया, जिसने पीड़ित परिवार को धमकाया, जिसके तमाम कहानियां सामने आ चुकी है, उस पर कोई आंच नहीं। भाई साहब, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा वहाँ तक हम सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। हम अभी भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि एसआईटी क्या कर रही है। हाथ खाली है, लेकिन फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम उनको समय देना चाहते हैं, आप सही जांच करिए। और इसी उम्मीद के साथ हम सरकार से फिर से अपील करेंगे, आप न्याय दिलवाइए इस छात्रा को, आप न्याय दिलवाइए ताकि जो पटना के रैकेटियर्स हैं, जो हॉस्टल संचालक हैं, जिन्होंने इस पेशे को ऐसा रूप दिया है, घिनौना रूप दिया है कि अब मतलब क्या कहें, मतलब अब हजारों परिवार मना कर चुके हैं अपने बेटियों को हॉस्टल में भेजने से। लाखों लड़कियों का भविष्य खतरे में है। अगर वो नहीं आएंगी पटना में पढ़ने तो क्या उनको पढ़ाई मिलेगी? किसी बांका, किसी शिवहर, बेतिया जैसे छोटे ज़िलों में, शेखपुरा जैसे ज़िलों में क्या होगा उनका भविष्य का? आप देखिए, हम फिर से एक बार सरकार से कहेंगे, इस मामले की ऐसी जांच कर ऐसे इस मामले में ऐसा न्याय कीजिए, ऐसी मिसाल कायम कीजिए कि फिर कोई दूसरी घटना इस तरह का ना हो, कोई दूसरा दरिंदा जो है किसी लड़की के साथ पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। तो हम सरकार से उम्मीद कर ही रहे हैं, लेकिन हम खास तौर पर उन लोगों के आभारी हैं जिन लोगों ने परसों रात से लेकर अब तक मुझे कॉल किया। सैकड़ों लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि आप सही काम कर रहे हैं, आप जो है वो आप अपने काम को बखूबी करते रहिए, इसी तरीके से करते रहिए, हम आपके साथ तैयार हैं, खड़े हैं। हम उन लोगों का आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने कहा कि आपको किसी तरीके की कोई मदद की ज़रूरत है तो आप हमें कहिए और हम तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। हम उनका प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। देखिए, इतने फ़ोन कॉल्स आए कि मैं कई फ़ोन कॉल्स को उठा नहीं पाया। हम उनके प्रति भी क्षमा हम उनसे मांगेंगे। देखिए, हमको काम भी करना होता है और मेरी तबीयत ख़राब थोड़ी सर्दी खांसी को लेकर हो गई, इसके कारण मैं कल आ भी नहीं पाया। कल मैं एक दिन पहले मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मैं कल ही कुछ करने वाला था, कहने वाला था, वो बताने वाला था, लेकिन कल मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों ने अपना सपोर्ट किया, हम उनके प्रति आभार जताना चाहते हैं। और हम फिर से कहेंगे कि जो जाति के नाम पर, शहजानंद सिंह के सपोर्टर के नाम पर इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो डाइवर्ट मत होने दीजिए। ये इसका इंतज़ार मत कीजिए कि वो आँच आपके घर तक पहुँचे। हम बार बार कह रहे हैं ना, लड़की की, डॉक्टर की, पुलिस वाले की जाति मत देखिए। इस लड़की के साथ, पटना की नीट छात्रा के साथ इसलिए कुछ नहीं हुआ कि वो किसी खास जाति की थी, इसलिए हुआ क्योंकि वो लड़की थी। वो लड़की आज अगर जहानाबाद के किसी परिवार की है तो कल आपके घर की भी हो सकती है। उसकी जाति नहीं देखी जाएगी। अगर दरिंदों को सज़ा नहीं मिली तो फिर आपके घर की लड़की की भी जाति नहीं देखी जाएगी। इसलिए इससे बाज आइए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।